हमारे YouTube चैनल पर आप सभी बच्चों का एक बार पुनः स्वागत है। और आज हम शुरू करने वाले हैं गॉस की प्रमेय। क्या शुरू करने वाले हैं? गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम। ये चैप्टर नंबर 2 का दूसरा पार्ट है और ये दूसरा पार्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस चैप्टर में जितनी भी चीज़ें आप देखेंगे, चाहे न्यूमेरिकल्स चाहे डेरिवेशन, उसमें क्या लगने वाली है? गॉस की प्रमेय लगने वाली है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं गॉस की प्रमेय। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वह तुरंत आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं गॉसस थ्योरम या गॉस का नियम। अब देखते हैं, गॉस एक वैज्ञानिक का नाम था, तो उनका पूरा नाम क्या था? कार्ल फ्रीडरिच गॉस। क्या नाम था? कार्ल फ्रीडरिच गॉस। और एक किसके संबंध में इन्होंने ये नियम बनाया? तो समझने वाली बात यह है कि आप जानते हो वैद्युत फ्लक्स के बारे में। किसके बारे में? वैद्युत फ्लक्स के बारे में। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है कि किसी भी पृष्ठ के काल्पनिक बिंदु से या किसी कल्पना किए हुए पृष्ठ से अभिलंबवत निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में नहीं जानते हो तो इस वीडियो को पॉज करके आप इसके पहली वाली वीडियो गॉस की प्रमेय का या लेसन 2 का पार्ट नंबर 1 देखिएगा। इसके बाद इस वीडियो को आप देखेंगे, तब जाके आपको सारी बातें समझ में आएंगी। तो गॉस की प्रमेय जो है एक इसके बीच संबंध स्थापित करती है कि अगर कोई भी हमारे पास घिरा हुआ पृष्ठ है तो उनसे कितना फ्लक्स निकलेगा, उनसे कितना फ्लक्स निकलेगा। फ्लक्स निकलने का मतलब कि उस पृष्ठ से अभिलंबवत कितनी विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, और कुल आवेश माने उस घिरे हुए आवेश के भीतर कितनी कूलाम आवेश है। यानी किसके बीच संबंध बताता है? वैद्युत आवेश और वैद्युत फ्लक्स के बीच ये संबंध बताता है। तो चलिए क्या नियम है देख लेते हैं। नियम ये है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। किसी बंद पृष्ठ से, अगर कोई पृष्ठ आपका बंद है तो किसी बंद पृष्ठ से जो निकलने वाला विद्युत फ्लक्स होगा, निकलने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश का कितना गुना होगा? 1/ε0 गुना होगा। घेरे गए कुल आवेश का कितना होता है? 1/ε0 गुना होता है। अर्थात फार्मूला क्या बनेगा? QE बराबर Q/ε0। QE बराबर Q/ε0। तो क्या बताया गया? नियम यही है कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स माने φE उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए कुल आवेश का, माने उस पृष्ठ के अंदर कितने आवेश हैं, उनका 1/ε0 गुना होता है। एक चीज देखने वाली यहाँ पे है कि ए ε0 क्या है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ε0 क्या है? तो ε0 होती है निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या होती है? निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, और इसका जो मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 होता है। कभी कभी इसके मात्रक के बारे में भी पूछा जाता है कि ε0 का मात्रक क्या होता है। तो उसको निकालने के लिए हम एक छोटा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन क्या हमारा होता है कि हम जानते हैं कि न्यूटन के नियमानुसार F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ओके, तो अगर हम ε0 का मान निकालेंगे तो हो जाए, ये तो भाई कांस्टेंट होता है, और आप इतना जानिए कि कांस्टेंट क्या कोई भी मात्रक नहीं होता है, कोई भी मात्रक कांस्टेंट का नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं, तो हो जाएगा Q1
Q2 अपान FR², FR²। अब कूलाम का मात्रक क्या होता है बच्चों? कूलाम का मात्रक होता है, नहीं सॉरी, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो कूलाम गुणे कूलाम, कूलाम स्क्वायर बटा बल का मात्रक न्यूटन और दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई? तो एक कभी भी आपसे अगर पूछे एप्सिलॉन जीरो क्या होता है, तो निर्वात की विद्युतशीलता होती है, इसका मान 8.85 गुणे 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो गॉस की प्रमेय आपको समझ में आ गई होगी और ये फार्मूला आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। फाई ई बराबर Q अपान एप्सिलॉन जीरो। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। प्रूफ, प्रूफ का मतलब इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, ये निकलता कैसे है। तो चलिए प्रूफ देखते हैं हम लोग। पहले प्रूफ देखने से पहले हमको इस चित्र को अच्छे से समझना पड़ेगा। ये चित्र है क्या, हमको किस चीज के बारे में दर्शाता है, तो चलिए इसको देखते हैं। ये हमने एक मान लिया एक गॉसीय पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ है ये आपका? क्या है? गॉसीय पृष्ठ है। अब दिमाग में एक क्वेश्चन तुरंत उत्पन्न हुआ होगा कि सर गॉसीय पृष्ठ क्या होता है? तो गॉसीय पृष्ठ क्या होता है कि हम जब कभी भी गॉस के नियम का प्रूफ करते हैं या गॉस के नियम की सहायता से कोई अलग डेरिवेशन करते हैं, तो हम जिस पृष्ठ की कल्पना करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? गॉसियस सरफेस यानी गॉसीय पृष्ठ कहते हैं। गॉसीय पृष्ठ क्या होता है? ये आप कल्पना जो करते हो, यानी थ्योरम लगाने के लिए फाई ई बराबर Q अपान एप्सिलॉन जीरो, थ्योरम लगाने के लिए आप क्या करते हैं कि जिस पृष्ठ की कल्पना करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं गॉसीय पृष्ठ बोलते हैं। अब आगे देख लेते हैं। ये हमारा गॉसीय पृष्ठ हो गया और हमने इसका सूक्ष्म खंड ले लिया। एक छोटा सा हमने क्या ले लिया? सूक्ष्म खंड ले लिया। उसको हमने क्या कहा? डीए कहा। क्या कहा? डीए। यानी इस सूक्ष्म खंड का जो क्षेत्रफल है वो क्या आपका है? डीए है। सूक्ष्म खंड यानी छोटा सा खंड हो जाएगा। और इसका अगर हम क्षेत्रफल वेक्टर खींचेंगे, एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर क्या होता है? हमेशा पृष्ठ के क्या होता है? अभिलंबवत होता है। क्या होता है? पृष्ठ के अभिलंबवत होता है। देख रहे हैं, डीए हो गया। और यहाँ पे पॉइंट ओ पे एक आपका आवेश है प्लस क्यू। क्या रखा गया है? प्लस क्यू है। और इस पॉइंट से लेके इस सरफेस की बीच की दूरी कितनी बच्चों है? आर है। कितनी है? आर है। देख पा रहे हैं चित्र में? ए आपका पॉइंट है ओ जहाँ पे प्लस क्यू रखा गया है। ये दूरी कितनी दिखाई पड़ रही? देखो आर दिखाई पड़ रही है। ये डी ए इसका एरिया है, एरिया वेक्टर वेक्टर डी ए है और दूरी आर है। और ये जो है एक कोई आपका घन माने कोई ठोस वस्तु है, 3D डायमेंशन वाली कोई वस्तु है, तो इसका जो एंगल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है वो कितना हो रहा है? डी ओमेगा हो रहा है। क्या हो रहा है? डी ओमेगा हो रहा है। आपको करना क्या है कि आप प्लस क्यू आवेश यहाँ पे है, तो प्लस क्यू आवेश इस पॉइंट पी पे ई उत्पन्न जरूर करेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जरूर उत्पन्न करेगा। और आप यहाँ से सिर्फ आपका काम है ई का मान निकालना। किसका मान निकालना? ई का मान निकालना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका प्लस क्यू आवेश केंद्र पे रखा गया था वो क्या करेगा? जो प्लस क्यू आवेश है, जो ये प्लस क्यू आवेश है, ये क्या करेगा कि इस पॉइंट पी पर, इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करेगा। और उसके लिए आप फार्मूला जानते हो, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू बाई आर स्क्वायर। ये क्या करता है कि प्लस क्यू द्वारा पी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देख पा रहे हैं आप लोग? सही है। अब आप जानते हैं अगर छोटा सा एक खंड इतना हमने ले लिया है, छोटा सा खंड हमने ले लिया है, तो इससे होकर विद्युत फ्लक्स निकलेगा। और विद्युत फ्लक्स के लिए फार्मूला क्या होता है? डी फाई ई बराबर ई डी ए, यानी ई डी ए कॉस थीटा। ई डी ए कॉस थीटा। कॉस क्यों लिया जाता है? क्योंकि यह एक अदिश राशि है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसी ई का मान जो है, इसी ई का मान यहाँ पे हम रख देते हैं। और जब ई का मान रखते हैं तो देखो ई का मान इतना हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू क्यू आर स्क्वायर। क्या हो जाता है? क्यू आर स्क्वायर। और इधर क्या बनेगा? डी ए कॉस थीटा। क्या बन जाएगा? डी ए कॉस थीटा। एक बार पुनः देख लेते हैं अच्छे से क्या रहता है इसमें कि ई डी ए कॉस थीटा होता है। फिर हमने ई का मान देखो इतना रख दिया, तो क्या बचा? डी ए कॉस थीटा। फिर हमने किया क्या कि
इस आर स्क्वायर को इन दोनों का बटा कर दिया। इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। हमने क्या कर दिया कि जो आर स्क्वायर क्यू का बटा था, क्यू को क्यू गुणे 1 कर दिए, क्यू आ गया, फिर आर स्क्वायर का इसका बटा हमने कर दिया तो आर स्क्वायर। और इसके पहली वाली वीडियो में आपने देखा था कि डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका होता है डी ओमेगा। क्या होता है आपका? डी ओमेगा होता है। तो ये चीज आपकी बन जाएगी डी ओमेगा। क्या बन गई आपकी? डी ओमेगा बन गई। तो डी फाई ई बराबर आपका आ गया क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी ओमेगा। एक बार पुनः इस चीज को आप दोबारा से रिपीट कर लेते हैं कि हमने ई का मान जो आया था उसको यहाँ पर हमने रख दिया, आर स्क्वायर को इसका हमने बटा कर दिया, ये चीज बन गई आपकी डी ओमेगा, अर्थात क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी ओमेगा आपको आ गया। अगर आपको समझ में ना आया हो तो एक बार वीडियो फिर से आप पीछे करिएगा, इसके बाद अच्छे से समझिएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि अभी तक जो ये फ्लक्स निकल रहा था, अभी आप तक यहाँ तक आया है आपका कि फाई ई बराबर डी फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी ओमेगा अभी तक आपका निकल के आया है। इतना आपका निकल के आया है। अगर वो डी ए क्या था, वो छोटा सा खंड था किसी भी गौसीय पृष्ठ का। अगर हम संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, संपूर्ण एरिया की बात करें, तो संपूर्ण पृष्ठ ए से बाहर की ओर निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, बाहर की ओर निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो इसको हम जब देखेंगे तो संपूर्ण के लिए हम लगाएंगे क्लोज इंटीग्रेशन। क्या लगाएंगे? क्लोज इंटीग्रेशन। माने समाकलन जो हम लेंगे वो क्या लेंगे? क्लोज इंटीग्रेशन। माने बंद परिपथ के लिए ही, बंद पृष्ठ के लिए ही हम लोग क्या ले रहे हैं? क्लोज इंटीग्रेशन ले रहे हैं। तो क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई ई, तो यहाँ पे वही जो चीज फाई ई का आया था क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी ओमेगा, इसी का हम ले रहे हैं क्लोज इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो कांस्टेंट की वैल्यू को बाहर कर देता है और उन्हीं का वो समाकलन करता है, इंटीग्रेट करता है, जिसमें क्या होता है? सूक्ष्म परिवर्तन हो रहा हो। या इतना आप समझ सकते हैं कि किसी के साथ डी लगा हो, यानी जिसके साथ परिवर्तन हो रहा हो, उसी का वो समाकलन करेगा, बाकी सबको कांस्टेंट के रूप में बाहर कर देगा। तो यहाँ पे देखिए क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसमें डी नहीं लगा है, अर्थात इसको इसने क्या कर दिया कि इंटीग्रेशन इसका नहीं हो पाएगा और ये क्या हो गया? बाहर हो गया। कांस्टेंट राशि बाहर हो गई और इसका हो गया डी ओमेगा का, ये करेगा क्योंकि इसके साथ डी लगा हुआ है। तो डी ओमेगा माने क्या होता है? घन कोण होता है। और टोटल घन कोण बराबर कितना आता है? 4 पाई। इसको भी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया गया था, सॉरी पहली वीडियो में बताया गया था। तो क्या हो जाएगा? डी ओमेगा बराबर 4 पाई। क्या हो जाएगा? डी ओमेगा बराबर 4 पाई हो जाएगा। और जब आप यहाँ पे 4 पाई इसका मतलब रख सकते हो, और जब यहाँ पे आप 4 पाई रखोगे तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा और आ जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन 0। क्या आ जाएगा? क्यू अपान एप्सिलॉन 0। और ये क्या होता है? गॉस की थ्योरम होती है। और कोई बहुत ही बड़ा एक गॉस का नियम नहीं है जो आपको समझ में ना आया हो, बहुत ही सिंपल वे में था जो आपने देखा है। तो एक बार अगर समझ में ना आया हो, डेरिवेशन थोड़े कठिन होते हैं, तो आप उसको एक बार जाके रिवाइज करिएगा, फिर से देखिएगा वीडियो, तो फिर से आप समझ में आ जाएंगे। यहाँ पे कुछ हुआ नहीं था, डी ओमेगा था, डी ओमेगा बराबर कितना आ गया? 4 पाई आ गया। तो 4 पाई से 4 पाई कट गया तो क्यू अपान एप्सिलॉन 0 आपका आ गया। तो यही क्या था? गॉस का नियम था या गॉस की प्रमेय थी। आगे देखते हैं नोट क्या होता है। एक नोट इसका ये है कि यदि बंद पृष्ठ से कोई आवेश घिरा हुआ नहीं है तो बंद पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स शून्य होता है। बहुत ही बेहतरीन लाइन है। कहने का मतलब ये है कि अगर फ्लक्स है, फ्लक्स के अंदर अगर आवेश रखा गया है, इसका मतलब कि इसमें से विद्युत फ्लक्स निकलेगा। लेकिन अगर यही आवेश यहाँ पे ना रख के अगर बाहर कहीं रखोगे, तब क्या होगा कि इससे निकलने वाला विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। देखते हैं कैसे होता शून्य। हमने मान लिया कि देखो चित्र में कि प्लस क्यू आवेश यहाँ पे रखा गया है। तो जब ये प्लस क्यू आवेश यहाँ पे रखा गया है तो उस स्थिति में क्या होगा कि यहाँ से जो निकलने वाला विद्युत फ्लक्स होगा, कहने का मतलब जो विद्युत बल लाइंस होंगी, जितना इस पृष्ठ के अंदर प्रवेश करेंगी उतना ही पृष्ठ से बाहर निकल जाएंगी। और आप जानते हो कि जब कोई चीज अंदर प्रवेश करती है तो वहां पे क्या होता है? पॉजिटिव बल लेते हैं।
और वहाँ क्या लेंगे, निगेटिव वैल्यू लेंगे। अगर दोनों का मान बराबर, जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं 10 है तो यहाँ पे कितना रहेगा, 10 रहेगा, और 10 माइनस 10 को कितना आ जाएगा, उत्तर 0 आ जाएगा। कहने का मतलब है कि यदि बंद पृष्ठ से, यानी पृष्ठ के अगर अंदर आवेश है तो विद्युत फ्लक्स निकलेगा, अगर उसके बाहर आवेश है तो विद्युत फ्लक्स नहीं निकलेगा। तो इसमें क्या बताया गया कि यदि बंद पृष्ठ से कोई आवेश घिरा हुआ नहीं है तो बंद पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा। बात समझ में आएगी इतनी। तो चलिए सतत आवेश वितरण क्या देख रहे हैं हम लोग, सतत आवेश वितरण देखते हैं। सतत आवेश वितरण क्या होता है। कुछ बच्चों ने कहा है कि सर आप चैप्टर कुछ कम पढ़ा रहे हैं, लेकिन जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना ही आपसे यूपी बोर्ड में पूछा जाएगा और आप सिर्फ उसको गहन अध्ययन करिएगा। न्यूमेरिकल्स कम बताए जा रहे हैं या बताए ही नहीं जा रहे हैं आप कह सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे अगर हम फोटो खींच के भी उसको हम PDF बना के अगर आप लोगों को प्रोवाइड कराएं तो एक गाइड की तरह हो जाएगा। तो उसके लिए आपको ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी वो जाके न्यूमेरिकल्स कवर हो पाएंगे। और जहाँ तक संभव होगा कि अगर न्यूमेरिकल्स किसी सही तरीके से अगर आपको हम समझा पाते हैं तो हम उसकी वीडियो जरूर बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं सतत आवेश वितरण क्या देखते हैं। सतत आवेश वितरण कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये चैप्टर नंबर 1 में आपको एक बुक में मिलेगा, लेकिन वहाँ पे इसका कोई भी यूज नहीं है। इसका यूज गॉस की प्रमेय में था, इसलिए इस चीज़ को यहाँ पे बताई जा रही है। तो चलिए देखते हैं सतत आवेश वितरण क्या होता है। तो देखते हैं सतत आवेश वितरण के बारे में कि यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश, क्या देख पा रहे हैं आप लोग कि यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश उस पर एक समान रूप से वितरित माने फैल जाता है, क्या हो जाता है, एक समान रूप से फैल जाता है या वितरित हो जाता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सतत आवेश वितरण कहते हैं। तो यानी यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश उस पर एक समान रूप से फैल जाता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सतत आवेश वितरण कहते हैं। तो सतत आवेश वितरण आगे देखते हैं। क्योंकि जो सतत आवेश वितरण होता है वो आकार पर निर्भर करता है, किस पे करता है, आकार पे निर्भर करता है। कुछ वस्तुएं 1D की होती हैं, 2D की होती हैं, 3D की होती हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर 1D क्या होता है। 1D का मतलब एक बिमी, एक बिमी मतलब 1 डायमेंशन, 2D मतलब 2 डायमेंशन और 3 का मतलब 3 डायमेंशन, माने एक बिमी, 2 बिमी और 3 बिमी। समझ बात आ रही है, एक बिमी, 2 बिमी और कितना, 3 बिमी। तो जब 1 बिमी, जब किसी भी ऐसी चीज हो या ऐसी वस्तु हो जिसमें सिर्फ एक ही बीमा हो, जिससे कहने का मतलब कोई तार ले लो आप, तो तार में क्या होती है, सिर्फ लंबाई होती है, उसकी ना चौड़ाई होती है ना उसकी ऊंचाई होती है। तो जब 1D होगा तो 1D को हम लोग बोलते हैं रेखीय आवेश वितरण, माने जब आवेश एक ही बीमा पे, चाहे लंबाई पे, चाहे चौड़ाई पे, चाहे ऊंचाई पे फैला होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। 2D का मतलब उसमें दो चीज होगी, लंबाई और चौड़ाई होगी। उसका एग्जाम्पल जैसे कोई आप लोहे की प्लेट लेते हैं तो लोहे की प्लेट में लंबाई भी रहेगी और चौड़ाई भी रहेगी, तो कहलाएगा आपका पृष्ठीय आवेश वितरण। और जब आवेश तीनों डायमेंशन में फैला हो, जैसे मान लो आप किसी लोहे की गेंद लिए हो, लोहे की गेंद जो हो गोलाकार होगी, तो उसमें क्या होगा, उसकी लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी। तो ये 3D में आएगा, इसको बोलेंगे आयतन आवेश वितरण। तो कह सकते हैं कि जो सतत आवेश वितरण होते हैं, इसका मतलब होता है कि किसी वस्तु पर जो आप आवेश दे रहे हो वो पूरी तरह से उस वस्तु पे फैल जाए। और सतत आवेश वितरण 3 प्रकार का होता है, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण क्या होता है कि जब आवेश किसी रेखा पर, जब आवेश किसी रेखा पर, या वो रेखा सरल रेखा भी हो सकती है, सीधी लाइंस या कर्व भी हो सकती है, इस पे एक समान रूप से फैलती है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेखीय आवेश वितरण। कोई आपसे पूछे रेखीय आवेश वितरण क्या होता है तो आप ही बताओगे कि जब कोई आवेश किसी सरल रेखा या वक्र पर फैली होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं रेखीय आवेश वितरण। और पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है कि जब आवेश किसी पृष्ठ पर, पृष्ठ मान जिसमें लंबाई भी हो और चौड़ाई भी हो, जब उस पर फैला होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। और आयतन आवेश वितरण क्या होता है कि जब
ऐसी कोई वस्तु हो जिनमें 3 डायमेंशन हो, 3 विमाएँ हो, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। जैसे आपको कोई घन ले लेते हैं तो घन में लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। तो जब कभी ऐसे पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से फैला होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं आयतन आवेश वितरण। तो आपने देखा कि सतत आवेश वितरण 3 होते हैं, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण क्या होता है कि आवेश किसी रेखा पर, सरल रेखा या वक्र रेखा पर एक समान रूप से फैली होती है। पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है कि रेखा किसी पृष्ठ पर फैली होती है। आयतन आवेश वितरण क्या होता है कि रेखा किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन पर फैली होती है। अब एक चीज और बनता है आपसे, रेखीय आवेश घनत्व पूछ सकता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व पूछ सकता है, या आपसे आयतन आवेश घनत्व पूछ सकता है। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है कि प्रति एकांक लंबाई पर, क्योंकि आप जान रहे हो कि जो रेखीय वितरण होता है, रेखीय आवेश वितरण हो रहा है, वो क्या आपका हो रहा है कि किसी भी एक रेखा पर फैला होता है। तो रेखीय आवेश वितरण क्या होता है कि प्रति एकांक लंबाई पर जो आवेश की मात्रा होगी उसको हम लोग बोलेंगे रेखीय आवेश घनत्व। पृष्ठ में क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो वही चीज लंबाई जहाँ पे है, ये चीज देखिएगा, ये थोड़ा टाइप गलत हो गया है, इसको आप क्षेत्र कर लीजिएगा, क्षेत्रफल है। तो रेखीय आवेश घनत्व में प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। और आयतन आवेश घनत्व क्या होता है कि प्रति एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। तो समझने वाली बात यही है कि जब कभी भी आप किसी रेखा के समतुल्य लोगे तो उसमें क्या होती है, लंबाई होती है। तो इसका मतलब प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की उपस्थित मात्रा को हम लोग बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है कि जब किसी पृष्ठ पर हो, और पृष्ठ में क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल आता है। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। और आयतन आवेश घनत्व क्या होता है कि प्रति एकांक आयतन पर, आयतन मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, क्या कहलाएगी आपकी, आयतन कहलाएगी। तो प्रति एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। आगे देख लेते हैं, अच्छी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इन तीनों का हम लोग देख लेते हैं कि इनका आकृति कैसी होती है। तो देखते हैं, रेखा पे एक समान रूप से फैला हुआ है तो ये रेखीय आवेश वितरण। देखिए पृष्ठ पे फैला हुआ है, लंबाई और चौड़ाई पृष्ठीय आवेश वितरण, और ये आपका क्या हो गया, आयतन आवेश वितरण। अब यहाँ पे तो इसमें आपने देखा कि जो रेखीय आवेश घनत्व होता है उसका सिंबल क्या होता है, लैम्डा। क्या होता है, लैम्डा। और जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है उसका सिंबल क्या होता है, सिग्मा। और जो आयतन आवेश घनत्व होता है उसका सिंबल क्या होता है, रो। क्या होता है बच्चों, रो इसको बोलते हैं, रो बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिग्मा, और इसको क्या बोलते हैं, लैम्डा। क्या बोलते हैं, लैम्डा। किन्हीं बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर लैम्डा से तरंग दैर्ध्य भी नापी जाती है। तो ये जो लैम्डा, सिग्मा, रो होते हैं इनकी संख्या नियत होती है, 8-10 होते हैं। तो इनको अलग अलग शाखाओं में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे लैम्डा यही आपके इलेक्ट्रिसिटी में कहलाएगा रेखीय आवेश घनत्व, यही लैम्डा प्रकाश में कहलाएगा आप लोगों का उस तरंग दैर्ध्य कहलाएगा, और यही लैम्डा आपके मैथ में क्या कहलाया जाएगा, लंब रूप में काम आता है। तो इसलिए आप इससे ज़्यादा परेशान ना होइएगा। ये जो लैम्डा, सिग्मा, रो, साई, फाई, थीटा होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा होते हैं, इनके नाम जगह जगह पर माने अलग अलग शाखाओं पे चेंज होते रहते हैं। यही लैम्डा आपकी केमिस्ट्री में अनंत अनंतता पर चालकता बन जाती है। तो इससे आप कोई ज़्यादा मत रखिएगा, सिर्फ आप जानिए कि लैम्डा जो होता है इससे हम लोग रेखीय आवेश घनत्व को प्रदर्शित करते हैं। जो आपका सिग्मा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलते हैं, और जो आपका रो होता है इसको हम बोलते हैं आयतन आवेश घनत्व बोलते हैं। अब पृष्ठीय आवेश, रेखीय आवेश घनत्व की जो आपने डिफिनेशन पढ़ा कि प्रति एकांक लंबाई पर, जब प्रति एकांक की बात आए तो वो चीज़ बटे में चली जाती है। तो प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को अर्थात dq/dl। और सिग्मा में क्या देखा आपने, पृष्ठीय आवेश घनत्व में देखा आपने कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को अर्थात सिग्मा बराबर dq/dA।
और आपने देखा आयतन आवेश घनत्व में प्रति एकांक आयतन में माने dV, आयतन मतलब वॉल्यूम माने आयतन, तो इस तरह इसका फार्मूला बन जाता है लैम्डा बराबर dQ/dL, सिग्मा बराबर dQ/dA और रो बराबर dQ/dV। और इन सब का अगर कोई आपसे मात्रक पूछे, क्या पूछे, मात्रक, यूनिट आपसे पूछे, तो इसका मात्रक क्या बनेगा, ऊपर का मात्रक कूलाम, नीचे का मात्रक मीटर, यानी कूलाम प्रति मीटर। इसका कोई यूनिट पूछे आपसे तो ये कहिएगा ऊपर क्या है कूलाम, नीचे क्या है एरिया, एरिया क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई अर्थात मीटर स्क्वायर, कूलाम बटा मीटर स्क्वायर, और रो क्या होता है कूलाम बटा आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। तो कहने का मतलब कूलाम बटा मीटर, कूलाम बटा मीटर स्क्वायर, कूलाम बटा मीटर क्यूब। इसकी बीमा की बात करते हैं, तो बीमा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि इसकी बीमा क्या क्या बनेगी, लैम्डा की क्या बनेगी, सिग्मा की क्या बनेगी और रो की क्या बनेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा, क्योंकि आप जितना भी लाइक कमेंट करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा और हम नई नई तरह की वीडियो अच्छे तरीके से बना के आप लोगों के यहाँ भेजेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और करिएगा, और भी बच्चों को बताइएगा कि यूट्यूब एक्टिव क्लासेस पे इस तरह पढ़ाया जा रहा है, तो थोड़ा सपोर्ट भी करिएगा। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।